हाय। आज क्या करने वाले हैं ना, आज रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है। देन उसकी ग्रामर करेंगे। एंड देन थोड़ी इस पे काम करेंगे, स्ट्रक्चर पे काम करेंगे, सेंटेंस की थोड़ी स्ट्रक्चर पे काम करने की कोशिश करेंगे। ये सारे क्या होता है ना कि रीडिंग काफ़ी ज़रूरी होती है ना। स्पेशली बात करें तो मेंस के लिए तो बोला ही जाता है कि जितना रीडिंग करोगे उतना अच्छी इंग्लिश होगी ना। तो दिक्कत क्या हो रही है ना कि इस रीडिंग का जो करने जा रहे हैं ना, तो दिक्कत क्या हो रहा है। पहली बात, रीडिंग के लिए वोकैब्स चाहिए भाई। तो वोकैब्स चलो किस तरह से मैनेज हो जाती है, वोकैब्स तो कर लेते हैं हम लोग। वोकैब्स होता पता होने के बावजूद भी क्या हो रहा है ना, कुछ ऐसे सेंटेंस आ रहे हैं ना कि उसको उसको अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं सेंटेंस के बारे में। क्योंकि वहाँ पे हो क्या रही है ना, थोड़ी वहाँ पे जो रोल प्ले कर रहा है ना, वो स्ट्रक्चर का प्ले कर रहा है। जैसे देखो, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है? देन इसके बाद कुछ-कुछ ऐसा लिखा होता है ना? देन कुछ वर्ब लिखे होते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट लिखा होता है, इस तरह से होते हैं। अब मेरे लिए कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि सब्जेक्ट, क्या ये वर्ब, सब्जेक्ट का वर्ब यहाँ भी एक वर्ब होता है क्या, या क्या इस सब्जेक्ट का वर्ब ये है कि ये है? कन्फ्यूजन यहाँ फँसता है। और ये जो आते हैं बीच वाले सेंटेंस जो होते हैं ना, ये वाले जो, वो क्यों आता है ना? ये बात, इस पे बात करेंगे। और ये किसके बारे में बात करता है ये? ना इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो मेरे लिए स्पेशली क्या होता है, जब यदि ये स्ट्रक्चर पता होता है ना, ये स्ट्रक्चर पता हो जाता है हमको कि हाँ, ये बीच में कुछ आता है, जो किसी के बारे में बात करता है, यदि उसको, और यदि ये स्ट्रक्चर पता होता है ना, तो मेरे लिए आसान होता है सेंटेंस को पढ़ना, ईज़ी होता है। एक तो सिंपल होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, जो ईज़ी होते हैं, है ना? इसपे हमने, जो हमारे लिए क्या होता है ना कि हम लोग बेसिक काफ़ी स्कूलिंग टाइम में भी पढ़ा था हम लोगों ने, स्टार्टिंग से पढ़ता था इस तरह का स्ट्रक्चर। और ये बीच में जो आ जाता है ना, ये वाले जो, तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है हम लोग के लिए, थोड़ी हडल बन जाती है कि समझ में नहीं पाता है क्या सेंटेंस क्या कह रहा है, इस तरह से। वो कहीं न कहीं वहाँ रोल प्ले करने वाला ना स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में क्या-क्या आ सकता है, और भी क्या-क्या आ सकता है। तो टेंस कभी-कभी आते हैं, वो टेंस पकड़ नहीं पाते हम, क्या वो एक्टिव में है ना? कि पैसिव में है, इसके बारे में नहीं पता चल जाता है हमको, है ना? इसके अलावा क्या होता है, मॉडल वर्ब आते हैं। तो मॉडल वर्ब, क्योंकि मॉडल वर्ब का क्या-क्या रूल होता है, जैसे कि एक्टिव में V1 लगता है ना? पैसिव में किस तरह से लगते हैं। तो ये यदि पता होता है ना, तो साथ ही और बात करते हैं, जैसे हैविंग बीच में आ गया, प्लस V3 लग जाता है ना? सब्जेक्ट रहा, बीच में हैविंग लग गया, फिर आगे कुछ ऐसा वर्ब लिखा होता है एंड देन, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसका मतलब क्या हो जाता है, ये क्यों आता है ना? इसका इसका मतलब क्या देता है और किसके बारे में बात करता है। ये कहीं न कहीं ये जो बीच वाले सेंटेंस जो होते हैं ना, वो कभी-कहीं हमें काफ़ी परेशान करता है ये। जिस वज़ह से क्या होता है ना, एक सिंपल सेंटेंस जिसमें ये लगा होता है ना, उस भले ही उसकी वोकैब्स पता हो, पर अच्छे से उसको समझ नहीं पाते उस लाइन को। जैसे कि एग्ज़ाम्पल एक सिंपल हम लेना चाहते हैं। जैसे हमने स्कूल टाइम में जो मेरा सेंटेंस हुआ करता था, जैसे बोलते हैं ना कि फेवरेट सेंटेंस सबके होते हैं, तो मेरे भी होते थे। जैसे कि सिंपल सेंटेंस, राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है? राम इज़ अ गुड बॉय, है ना? राम तो फेवरेट सबके थे, ठीक है? अभी भी सबके फेवरेट हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है? चलो, ये तो सिंपल है, हमारे स्कूल टाइम के एक तरह सेंटेंस है ये, है ना? और अब क्या होता है ना, अब थोड़ी-सी इसमें हर्डल क्या डाला गया, राम हू इज़ माय फ्रेंड इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। हम शॉर्ट लिख देते हैं, इंटेलिजेंट बॉय। दिक्कत क्या हो रही है यार, ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? सेंटेंस तो वही थे, जो स्कूल टाइम में पढ़े थे। और ये सब क्या आ रहा है? इसमें कहीं हैविंग आ जाता है, प्लस V3 आएँगे कभी, कभी V1, V4 आ जाएँगे बीच में एंड देन तब यहाँ पे आपको वर्ब मिलेगा इस राम का। इस तरह से। क्या इसकी, ये किसके बारे में बात करता है? हमको ये समझना है, ठीक है? साथ ही ये आते हैं, क्या यदि फ़ास्ट रीडिंग कर रहे हों, तो क्या इसको लेना ज़रूरी है कि नहीं? इसको रीड करना ज़रूरी है कि नहीं? ये समझना है हमको, क्योंकि फ़ास्ट रीडिंग तब जैसे कि पैसेज आ जाती है, तो आरसी में ही आते हैं, तो क्या होता है ना कि कभी काफ़ी एडिशनल सेंटेंस आते हैं उसमें। तो आपको, यदि आपको ये समझ होगी कि ये स्ट्रक्चर का समझ हो जाता है कि ये थोड़ी एडिशनल बताने आता है, सब्जेक्ट के बारे में बात करता है ये, इसलिए आप इसको स्किप कर के ना आप डायरेक्ट सब्जेक्ट ढूँढो,
उसकी भाव ढूँढो एंड देन आगे बढ़ो। तो वो फास्ट रीडिंग माने उसकी भी रीडिंग अभी अच्छी थोड़ी फास्ट हो जाती है, तो जल्दी कर पाते हैं उस आरसी को, है ना? उसकी रीडिंग को, तो ये हेल्प करता है हमको इस तरह से। तो हम बेसिकली करने वाले क्या हैं, अ, हमने क्या किया ना, एक आर्टिकल उठाया है ना? ये द मिंट का आर्टिकल है ये, ठीक है? इस आर्टिकल में करना ही है क्या, पढ़ेंगे इसको, ठीक है? पढ़ने के बाद थोड़ी स्लो पढ़ेंगे, स्लो का मतलब मन पूरा बेसिक से जाएँगे, ठीक है? उसकी हर बात को समझेंगे, है ना? क्या-क्या बोलना चाह रहा है ये, उसके स्ट्रक्चर क्या होंगे, उस पे बात करेंगे, ग्रामर पे बात करेंगे एंड देन वोकैब्स तो कवर होगा ही, है ना? तब अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग लेकर के इस आर्टिकल को तब लेसन को समाप्त करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं? चलो। इसमें क्या-क्या कवर किए हैं, जैसे कि ग्रामर की बात करें तो ये सारे मेरे हेडलाइन हैं। जैसे कि हमने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात किया इसमें, वी फोर के बारे में बात की है, कनेक्टर के बारे में बात की है, ड्यू टू के बारे में बात की है हमने। इसके अलावा हमें पता है कि प्रीपोज़िशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, इसके बारे में हमने बात किया है। इसके अलावा प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात की है ना, इसमें एक्टिव वॉइस क्या होता है, ये सब यूज़ हुआ है इसमें, इस आर्टिकल में। फिर नियर बाय अप्रॉक्सिमेटली के बाद डाटा आती है, ठीक है? फ्रॉम से लेकर टू एक रेंज को शो करता है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। फिर यूनिट वाले में बात किया ना, यूनिट वाले, ना इस तरह से। फिर सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, द लगता है उसमें, कंपैरेटिव में देन लगता है, इसके बारे में बात करते हैं। और ये सारे हमने बात किया इसमें, ठीक है? चलो, तो करते क्या है ना कि आर्टिकल को पढ़ते हैं और माने पढ़ते हैं इसको और फिर इसको सब कवर करते हैं। पहले इसको थोड़ा इरेज़ कर लें, जल्दी हो जाओ। हुँ, चलो हो जाओ बचा, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है? इंडिया, इंडिया व्हिच अकाउंट्स फॉर uh, a quarter of the global cotton production is turning away from the major cash crop in favor of rice and maize as farmers shifts to alternatives following more stable yields and better returns। यार सेंटेंस यहाँ से शुरू हुए और यहाँ खत्म हो गया, कहीं सिर्फ कॉमा आ गया, फुल स्टॉप यहाँ आया, मतलब एक सेंटेंस इतने लंबे। अरे हम तो जब तक पढ़े हैं सेंटेंस क्या पढ़े हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि राम, मेरा तो फेवरेट राम, राम प्लेज़ फुटबॉल, ये पढ़े थे। अरे सब्जेक्ट ये जल्दी मिल गया, वर्ब यहाँ जल्दी मिल गया एंड देन ऑब्जेक्ट यहाँ मिल गया, ये तो पढ़ते थे। यार यहाँ सब्जेक्ट शुरू हुआ, फिर इसकी वर्ब कहाँ गई, है ना? और इसकी वर्ब कहाँ गया, ढूँढो यार। एंड देन यहाँ फुल स्टॉप आ रहा है। ये इतने बड़े सेंटेंस, है ना? एक सिंपल सेंटेंस है, उसमें इतना बड़ा क्या-क्या इसमें ऐड कर दिया गया, जो सेंटेंस इतने बड़े हो गए, है ना? ये देखने हैं हमको, ठीक है? चलो, पहले समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है। इंडिया जो कि अकाउंट्स ऑफ का मतलब होता है हिस्सेदारी रखना, है ना? या रिस्पॉन्सिबल होना या किसी चीज़ का पार्ट होना। तो इंडिया जो कि पार्ट है, किसका? इंडिया जो कि एक अ पार्ट ऑफ समथिंग माने किसी चीज़ का एक पार्ट होना। किस चीज़ का? अ क्वार्टर मतलब 25%। अ क्वार्टर मतलब क्या होता है? 1 क्वार्टर मतलब 4 पार्ट बाँट बाँट लो तो 1 क्वार्टर क्या होता है? उसको 25% बोल सकते हैं। 1 क्वार्टर है किस चीज़ का? तो ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शंस का। इंडिया जो एक पार्ट है किस चीज़ का? तो जो जितने सारे दुनिया भर में कॉटन का प्रोडक्शन होता है, उसमें इंडिया का जो शेयर है ना, वो 25% है। ठीक है? चलो, आगे बोलता है इज़ टर्निंग अवे फ्रॉम द मेजर कैश क्रॉप। तो ये क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे? तो ये इज़ टर्निंग अवे, टर्न अवे का मतलब क्या होना? अ, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, क्या है? टर्न अवे। टर्न अवे का मतलब जाता है कि पीछे लौटना, ठीक है? इस तरह से बोल सकते हैं या मतलब वापस होना, एक तरह से बोल सकते हैं या पीछे हटना बोला जा सकता है। तो इंडिया इज़ टर्निंग अवे फ्रॉम द मेजर कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होते हैं? तो वैसे क्रॉप मीन्स होता है फसल और कैश मतलब क्या होता है? एक ऐसे फसल जिसकी अ, हम लोग बुआई इसलिए करते हैं ताकि उसको सिर्फ पर्पस मेरा रहता है बेचने का, उससे प्रॉफिट कमाने का, उससे पैसा गेन करने का। उस क्रॉप को हम क्या बोलते हैं? उस क्रॉप को, उस फसल को बोलते हैं कैश क्रॉप। तो क्या हुआ?
इंडिया इज टर्निंग अवे, इंडिया जो है वो पीछे लौट रही है, मतलब वापस लौट रही है, या हम बोल सकते हैं पीछे जा रही है फ्रॉम द मेजर कैश क्रॉप से। मतलब वो जो कैश क्रॉप, जो मैंने वो सारे क्रॉप जिसका हम इस पर्पज से उगाते हैं जिससे हम उसको बेच करके ना पैसा अर्न कर सके, इसके इसके लिए उससे वो पीछे जा रही है इन फेवर ऑफ राइस एंड मेज। जबकि वो फेवर किसको कर रही है? राइस को एंड मेज को। इन फेवर का मतलब सपोर्ट कर रही है किसको? राइस को एंड मेज को। ठीक है, तो अभी तक क्या बोला गया? इंडिया जो कि एक 25% की हिस्सेदारी रखती है ग्लोबल प्रोडक्शन कॉटन के प्रोडक्शन में, तो वो इंडिया ना अब थोड़ी पीछे हट रही है। किस चीज से? तो ये सारे क्रॉप, ये क्रॉप कौन से थे? कॉटन वाले क्रॉप, जिसका पर्पस केवल ये होता था कि हम उसको इसलिए उगाएं ताकि उससे हम पैसा जनरेट कर सके, है ना, उसको सिर्फ बेच सके और पैसा कमा सके। तो ये पीछे हट रही है इन फेवर ऑफ, और फेवर किसको कर रही है? राइस और मेज को। राइस और मेज को क्या कर रही है? वो फेवर कर रही है, मतलब उगा रही है इसको, और ये पीछे इसको, इससे पीछे हट रही है। एज, क्योंकि फार्मर शिफ्ट्स टू अल्टरनेटिव्स ऑफरिंग मोर स्टेबल यील्ड्स एंड बेटर रिटर्न्स। क्योंकि फार्मर जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं किसकी तरफ? टू अल्टरनेटिव्स, उनके विकल्प की तरफ, है ना। जो विकल्प का मतलब क्या हो सकता है? कॉटन के अलावा दूसरी जो क्रॉप्स है उसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ऑफरिंग, वो विकल्प, वो क्रॉप्स ऑफरिंग मोर स्टेबल यील्ड्स एंड बेटर रिटर्न्स। क्योंकि वो अल्टरनेटिव्स क्या कर रहे हैं? एक स्टेबल यील्ड्स दे रहे हैं। यील्ड्स मतलब प्रोडक्शन, है ना। प्रोडक्शन क्या बोल सकते हैं? जैसे कि वो अल्टरनेटिव्स जो है ना, एक स्टेबल, एक लंबे समय तक प्रोडक्शन दे रहे हैं, और साथ ही उनको अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। इसलिए क्या कर रहे हैं ना, ये फार्मर जो है शिफ्ट कर रहे हैं। ये इसकी लाइन हो जा रही है। यदि पूरी समरी बात करें इसकी, सिंपल सी बात क्या है कि इंडिया जो है, जो कि हिस्सेदारी रखती थी 25% की कॉपर प्रोडक्शन में, कॉटन प्रोडक्शन में रखती थी, वो अब थोड़ी पीछे लौट रही है, मतलब पीछे तो हट रही है, मतलब अब नहीं कर रही है ना। और इसके जगह पे वो किसको फेवर कर रही है? तो राइस को कर रही है और मेज को कर रही है। क्यों? क्योंकि फार्मर जो है ना, थोड़ी अल्टरनेटिव्स की तरह एक दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। वो अल्टरनेटिव जो कि उनके लिए एक लंबे समय तक बना रहा है, वो लंबे समय तक उस फसल को उगाते रहे और उनको अच्छे खासे उससे रिटर्न मिल जाए। ये फाइनली बोला जा रहा है। ठीक है, अब क्या क्या इसमें हमने सीखा, पहले हम समझते हैं। ये फर्स्ट लाइन, आई थिंक फर्स्ट सेंटेंस उसको बोल सकते हैं, है ना। फर्स्ट सेंटेंस ये हो रहा, क्योंकि इसमें क्या हुआ ना, फुल स्टॉप स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ, फुल स्टॉप लास्ट में आया, मतलब एक सेंटेंस ही मात्र है। इसमें मैंने क्या क्या सीखा, हम इससे बात करते हैं। क्या सीखे? यदि क्या होता कि मुझे ना इंडिया तो पता ही है, ठीक है, इंडिया, यहाँ पे क्या है? इंडिया है, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, स्टार्टिंग सब्जेक्ट हो गया इंडिया। ये इंडिया यहां से लेकर के ये पूरे यहां तक एडिशन सेंटेंस है, ठीक है, यहां से यहां तक। क्यों है बताते हैं अभी, जस्ट क्यों है। तो इंडिया, वेरी सिंपल है, यदि ये नहीं होता तो क्या बनता? इंडिया इज टर्निंग अवे। इंडिया जो है ना, वो पीछे हट रही है ना, पीछे जा रही है। तो अभी पूछते यार क्यों जा रही है, सवाल ही पूछते हैं ना कि इंडिया पीछे जा रही है। हम आज अचानक बोले कि यार इंडिया पीछे जा रही है, तो आप पूछेंगे ना क्यों जा रही है। तो क्यों का जो सवाल जवाब दे रहा है ना, यही दे रहा है। ठीक है, इंडिया पीछे जा रही है, वो इंडिया, इंडिया के बारे में थोड़ा एडिशन बताते हैं। इंडिया थोड़ी पीछे जा रही है, ठीक है। तो ये जो बीच से लेकर के ना, यहाँ से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं यहाँ तक जो है ना, ये कहीं ना कहीं इस इंडिया के बारे में बात करता है। इंडिया जो की हिस्सेदारी रखती है 25% कॉटन प्रोडक्शन का, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के बारे में बताई जा रही है। ठीक है, इस टर्निंग अवे, तो वो इंडिया अब क्या कर रही है ना, वो बैक जा रही है। इस चीज से तो क्रॉप, जो कैश क्रॉप है ना, उससे वो पीछे जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखा गया एज लगाया गया, ठीक है, एज। तो हमने जो यहाँ पे पहले एक बार फिर से इसको, यहाँ जो विच हमने लगाया ना, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो विच क्या होता है? एक रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, हम थोड़ा समझते हैं ये, इसमें ग्रामर क्या है लगाते हैं। क्या है? डेट और विच जो होते हैं ना, हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, इसकी क्या खासियत है ना, ये सेंटेंस के बीच में आता है। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के बीच में आते हैं। एक सब्जेक्ट सेंटेंस यहाँ इधर भी होता है, सब्जेक्ट का होता है ना, वर्ब होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, इस तरह से आते हैं। या हो सकता है कि कोई फ्रेज हो, तब उसके बाद क्या आता हो, डेट आता हो, उसके बाद विच आता हो। इसके बाद दो कंडीशन बनते हैं, या तो इस डेट या विच के बाद डायरेक्ट वर्ब आएगा, और नहीं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, एक कंप्लीट सेंटेंस आएंगे, इसको बोलते हैं कंप्लीट सेंटेंस आएंगे। यदि ये वर्ब आता है ओनली, तो यहाँ पे जस्ट इस डेट के बगल में जो इसका ऑब्जेक्ट होगा, है ना, ये जो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा
यदि ये कोई सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस इधर तरफ है, तो इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा ना, ये वाला, वह इसके लिए, इस वर्ब के लिए ना सब्जेक्ट के रूप काम करेगा, सब्जेक्ट रूप में आएगा ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यदि क्या हुआ कि यदि कंप्लीट सेंटेंस आया, तो पता ही कंप्लीट सेंटेंस आने से क्या होगा, ये जो डेट या बीच के बाद, तो उससे कोई जरूरत नहीं है, ये वर्ब जो हमेशा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ये ध्यान रखना है। तो हमने क्या समझ में आया अभी तक कि डेट और वी जब भी आते हैं तो दो तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं, या तो वर्ब आएंगे जस्ट उसके बगल में, तो हमको ध्यान रखना है कि इस डेट या बीच के जस्ट बगल में जो ऑब्जेक्ट होगा ना, वही इसका सब्जेक्ट बन जाता है, इस वर्ब का सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक खुद का सेंटेंस हो जो कि कंप्लीट हो, तो पीछे वाले से कोई मतलब नहीं है, तो आगे वाले सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग ये आने वाला, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है, ये जब भी आते हैं ना, तो ये बगल वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, यदि ये स्ट्रक्चर इस तरह का आ गया, यदि वर्ब आगे तो ये कहीं ना कहीं ये जो विच होते हैं ना, विच या डेट रिलेटिव प्रोनाउन, ये जो भी आएंगे ना, वो इस ऑब्जेक्ट के बारे में, या जो भी हो, या तो हो सकता है सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, इसके बारे में ये बात करता है ये, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे इंडिया, जैसे हमने बात किया इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के बारे में बात की, जस्ट उसके बगल में विच आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, तो ये क्या कहेगा, ये जो इंडिया, ये जो विच है ना, वो इंडिया के बारे में बात करेगा ये, है ना, ठीक है। तो ये इंडिया जो कि हिस्सेदारी रखती है अकाउंट्स फॉर, अब देखो यहाँ पे V1 इस्तेमाल किया है, V5 इस्तेमाल किया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, V5 इस्तेमाल किया है ये ना, ये अकाउंट्स फॉर है ना, तो ये इसने एस लगाया है, तो ये किसके अकॉर्डिंग लगाया है, तो इस इंडिया के अकॉर्डिंग लगाया है। इंडिया हमने जस्ट बताया था कि इस डेट या बीच के बगल में जो सब्जेक्ट होंगे या ऑब्जेक्ट होंगे, ये इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, ये वर्ब लगेगा। देखो यहाँ पे इंडिया यहाँ रहा, इस इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे अकाउंट्स फॉर लगा दिया गया, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, इस इंडिया की जब तक वर्ब ना मिले, तब तक वहां तक की सेंटेंस को हम एडिशनल सेंटेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे देखो इंडिया रहा, इस इंडिया की वर्ब कहाँ गया, है ना, इंडिया का वर्ब यहाँ रहा है, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक की बात करें, इसको हम बोलते हैं एडिशनल सेंटेंस, जो कि जस्ट अपने बगल वाले जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं ना, उसके बारे में ये बात करता है, ठीक है। तो इंडिया के बारे में बात कर रहा है इस तरह से, तो यहां तक की डिसीजन सही है, आगे बढ़ते हैं। एज, क्योंकि, अब यहाँ आते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि एज की बात करते हैं, अब क्या आता है एक एज, एज के बारे में बात करते हैं। एज क्या होता है, ये जो एज होता है ना, एज का मतलब होता है क्योंकि, इस तरह से बोल सकते हैं एज या बिकॉज, ठीक है। इसमें क्या होता है, इससे पहले जो हमेशा रिजल्ट आते हैं, है ना, रिजल्ट को बताता है, ठीक है। इससे पहले जो क्या होता है, रिजल्ट आते हैं, है ना, रिजल्ट डैश डैश डैश, फिर एज आता है, देन उसके बाद रीजन को शो करता है, रीजन को शो करता है, मतलब एज के बाद हमेशा रीजन आएगा, उससे पहले रिजल्ट आएंगे। जैसे देखो इंडिया जो कि 25% टोटल जो कॉटन का प्रोडक्शन होता है उसकी हिस्सेदारी रखती है, वो थोड़ी बैक अप, पीछे जा रही है ना, कैश क्रॉप से, मतलब कैश क्रॉप जो पहले प्रोडक्शन करती थी, अब वो नहीं कम कर रही है, ठीक है। ये कहीं रिजल्ट शो कर रहा है, ठीक है। और क्या कर रही है, फेवर की शो कर रही है, तो राइस को कर रही है और मेज को फेवर कर रही है, मतलब राइस और मेज उगा रही है, ठीक है। तो रिजल्ट हो गया क्योंकि, फिर देखो क्योंकि फार्मर्स शिफ्ट टू अल्टरनेटिव्स, क्योंकि फार्मर जो है ना, वो अल्टरनेटिव की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो रीजन यहाँ बताते हैं, तो रीजन शो कर रहा है कि हाँ फार्मर जो है ना अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, इंडिया जो है क्रॉप के जो इंडिया जो है कॉटन वाले जो प्रोडक्शन है ना, वो थोड़ी कम कर रही है। तो हमको ये समझ में आ गया कि फार्मर से लेकर के यहाँ तक की बात करें, तो ये हमारे क्या होते हैं, इसको बोलते हैं रीजन वाले, और यहाँ से लेकर के जो बात हो गई, ये हमारे रिजल्ट हो जाते हैं। तो हमको ये समझ में आया कि एज जो होते हैं वो रिजल्ट एंड रीजन को कनेक्ट करता है, ठीक है। चलो, इसलिए इसको रिजल्ट एंड रीजन टाइप वाले कनेक्टर बोलते हैं। ये रहा, तो मेरा दो इसमें कवर हो गया, ठीक है, ये वाले कवर हो गए एंड देन ये कवर हो गया। अब हम बात करते हैं बिफोर वाले कवर करते हैं। ये सेंटेंस क्या होता है, लिखा हुआ है कि बिफोर यूज इन मिडिल ऑफ द सेंटेंस, ये बिफोर जो है सेंटेंस के बीच में होता है, नॉट यूज्ड एज अ वर्ब ऑफ सब्जेक्ट। तो ये जो बिफोर होते हैं ना, इससे पहले जो सब्जेक्ट आते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब नहीं होता है, ये वाले जो बिफोर आएंगे, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये नहीं होता, ये कहने का मतलब है। बल्कि ये बात करता है किसके बारे में, अपने बगल वाले सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। ये हो सकता है कि वो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा, नहीं तो प्रोनाउन होगा, नहीं तो कोई फ्रेज होगा। और क्या देता है, उस जो नाउन होते हैं, वो जो प्रोनाउन होते हैं ना, उसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। देखो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या देखते हैं, क्या यहाँ पे ऑफरिंग, ऑफर करते हुए, है ना, ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, मतलब ऑफर करते हुए, ठीक है, ये बी4 है। तो क्या हुआ कि क्योंकि फार्मर शिफ्ट करते हैं
अल्टरनेटिव्स की तरफ, ठीक है? ये अल्टरनेटिव्स, तो ये वर्ब है ना, ये वर्ब जो है वह एक सब्जेक्ट का वर्ब नहीं है, बल्कि क्या कहता है, एक तरह से ये वर्ब इसलिए आया हुआ है ताकि ये बगल के जो अपना जो नाउन है ना, प्रोनाउन, यहाँ तक हमने बात की था सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है, नाउन, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा, तो इसके बगल में क्या है, देखो यहाँ पे नाउन है, एक तरह से ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट है तो ये तो नाउन होगा, तो देखो यहाँ पे ये ऑफर कर रहा है, तो ये अल्टरनेटिव्स जो कि ऑफर कर रहे हैं मोर स्टेबल यील्ड्स एंड बेटर रिटर्न्स। तो ये जो एडिशनल, ये कहीं न कहीं ये जो ऑफरिंग होते हैं ना वी4, वो हमेशा अपने बगल वाले के बारे में इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है, ठीक है? ये ध्यान रखनी है हमको। ये कोई वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाने से हमको ये समझ में नहीं आता, ये समझ में अक्सर आता है कि ये पक्का ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, ऐसा नहीं होता है। ये कभी-कभी एडिशनल सेंटेंस के रूप में भी काम करता है ये, ठीक है? ये कहीं न कहीं एडिशनल सेंटेंस है, ये एडिशनल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में काम कर रहा है, किसके बारे में? अल्टरनेटिव्स के बारे में। देखो पढ़ते हैं इसको, क्योंकि फार्मर शिफ्ट करते हैं अल्टरनेटिव्स की तरफ, और वो अल्टरनेटिव्स जो कि ऑफर कर रही है मोर स्टेबल यील्ड्स को, है ना? एंड बेटर रिटर्न्स को, ठीक है? तो ये पहला, आई थिंक ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग। अब मेरे लिए क्या होता है, यदि इस आर्टिकल के बारे में आर्टिकल हम थोड़ा पढ़ा होने का मतलब क्या होता है, अब थोड़ी आइडिया होती है इस आर्टिकल के बारे में, ये कैसे होगी, डेली रीडिंग से होगी, है ना? तो मेरे लिए क्या होता है, यदि फास्ट रीडिंग करना होता तो इंडिया जो है वो पीछे हट रही है ना, क्रॉप से, ठीक है? राइस में, और सपोर्ट कर इन फेवर कर रही है किसको, राइस एंड मेज को, क्योंकि यहाँ पे पता है हमको कि पक्का ये रिजल्ट है, तो यहाँ पे रीजन बताएगा, तो हमको पहले माइंड सेटअप हो गया कि पक्का ये रिजल्ट रीजन आने वाला है, तो मेरे अगर फिलर भी होंगे तो आसान से भर लेंगे हम लोग, ठीक है? तो क्योंकि फार्मर शिफ्ट कर रहे हैं अल्टरनेटिव्स की तरफ, है ना? फिर देखो यहाँ पे अल्टरनेटिव्स जो है ना, वो काफ़ी बेटर रिटर्न्स दे रहे हैं। बस इस तरह से हम समझ सकते हैं, फास्ट में कर सकते हैं थोड़ी। तो हमने ये देखा। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। विथ कॉटन प्रोडक्टिविटी रिमेनिंग वोलाटाइल। तो विथ कॉटन प्रोडक्टिविटी रिमेनिंग वोलाटाइल ड्यू टू चैलेंजेस इंक्लूडिंग इरेटिक वेदर एंड पेस्ट अटैक्स। तो क्या बोला जा रहा है कि कॉटन प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो कहीं न कहीं वोलाटाइल बना हुआ है। मतलब एक तरह से अ, कभी अच्छे होते हैं प्रोडक्शन, तो कभी क्या होते हैं, कभी कम होते हैं। इस तरह से वोलेटाइल बचा हुआ नेचर, ठीक है? जैसे बोल सकते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रम्प का जो भी नेचर वोलेटाइल बना हुआ है, कभी वो टैरिफ को लेकर के कम कर देता है, तो कभी बढ़ा देता है। तो इस तरह का नेचर बना, मतलब वोलेटाइल नेचर बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो कॉटन प्रोडक्टिविटी है ना, वो बनी हुई है, किस तरह से बनी हुई है? वो वोलेटाइल बनी हुई है, ड्यू टू चैलेंजेस, कुछ चैलेंज की वजह से। अच्छा, इसकी वजह से इंक्लूडिंग इरेटिक वेदर एंड पेस्ट अटैक्स, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि मानसून जो है ना थोड़ा इरेगुलर बना हुआ है, मतलब कभी अच्छी मानसून हो रही है, वेदर कभी अच्छी वेदर हो रही है, तो कभी खराब वेदर हो रही है, तो कहीं ना कहीं इरेगुलर सा बना हुआ है। एंड पेस्ट अटैक्स, और साथ ही पेस्टिसाइड्स का, मतलब जिसको बोलते हैं ना पेस्ट को मारने के लिए, मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनको मारने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं पेस्टिसाइड्स, इस तरह से, तो ये पेस्ट जो होते हैं ना उसके अटैक की वजह से, ठीक है? The country's area under cotton has fallen by nearly a fifth to 11.2 million hectares in 2025 from 13.4 million hectares in 2019। इससे कुछ डाटा दिया हुआ है। क्या बोला जा रहा है कि पहली बात करें तो कॉटन की प्रोडक्टिविटी थोड़ी वोलेटाइल इसलिए बनी हुई है, थोड़ी चैलेंजेस है कुछ। चैलेंजेस क्या-क्या है? तो भाई वेदर का थोड़ा इरेटिक बना हुआ है, इरेगुलर सा वेदर बना हुआ है। साथ ही पेस्ट के अटैक्स बढ़ ही रहे हैं। ये तो होने के साथ-साथ क्या देखने को मिला कि कंट्री का जो एरिया है ना, वो जो कि कॉटन से अंडर कॉटन, मतलब जहाँ पे कॉटन की खेती की जाती है ना, वो एरिया जो है ना, वो थोड़ी गिर गई है। लगभग फ़िफ्थ से गिर गई है। मतलब आई थिंक 20% से गिर गई है, और गिर के कहाँ चली गई है? 11.2 मिलियन तक चली गई है इस फाइनेंशियल ईयर 25-26 के दौरान, ठीक है? फ्रॉम कहाँ से? तो बताया गया कि पहले इतना था प्रोडक्शंस, कब? 19-20 के दौरान। तो 19-20 में प्रोडक्शंस हमारा इतना था, इस बार 25-26 के अंदर भी प्रोडक्शन इतना हो गया है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट गवर्नमेंटल डाटा, अभी जो हाल में गवर्नमेंट की जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग ये बात करता है। कॉटन सपोर्ट्स अराउंड 6 मिलियन फार्मर्स इन इंडिया। तो कॉटन जो है ना, कहीं न कहीं कॉटन का जो प्रोडक्शन होती है, तो कहीं न कहीं सपोर्ट करती है लगभग 6 मिलियन फार्मर्स को इंडिया के अंदर में। तो इससे लगभग 6 मिलियन फार्मर जो है ना इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना? इस कॉटन के ऊपर। तो ये था, थोड़ी इसकी समरी रही, है ना? इसकी माने रीडिंग हो गया। अब थोड़ी समझते हैं थोड़ी और भी इसको डीपली। इसमें थोड़ी ग्रामर क्या-क्या है, इस पे बात करते हैं। इसके स्ट्रक्चर क्या देखने को मिला, थोड़ा ये भी देखते हैं, सब देखते हैं। पहला बात क्या है, ड्यू टू की बात करते हैं। तो ड्यू टू क्या होता है ना, ड्यू टू मतलब क्या होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि आज मैं स्कूल नहीं गया, है
है ना? ड्यू टू सम रीज़न, है ना? ड्यू टू के बाद कुछ रीज़न को शो करते हैं। तो ड्यू टू जो होता है ना, ड्यू टू के बाद क्या होती है, रीज़न बताई जाती है, ठीक है? और इसके पहले रिज़ल्ट होता है। तो हमको ये समझ में आ गया कि ड्यू टू भी क्या है, रिज़ल्ट और रीज़न टाइप का कनेक्टेड है। ड्यू टू के बाद रीज़न को शो करता है। जैसे देखो, ड्यू टू से पहले क्या रिज़ल्ट है क्या? हाँ, देखते हैं कि कॉटन प्रोडक्टिविटी जो प्रोडक्टिविटी है, वो वोलेटाइल बनी हुई है ना? कि कभी अच्छी होती है, कभी खराब होती है। तो ये रिज़ल्ट को शो करता है। ड्यू टू मतलब क्योंकि मतलब की वजह से, किस वजह से? तो रीज़न बताता है। रीज़न क्या है हमारा? तो चैलेंज की वजह से। अब चैलेंज आ गया, फिर हमने V4 लगाया। अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा है कि V4 जहाँ भी आते हैं ना, यदि सेंटेंस के बीच में आते हैं, तो अपने बगल वाले जो आते हैं ना, ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी का सब्जेक्ट हो सकता है, जो भी हो, या तो नाउन होगा, नहीं तो प्रोनाउन होगा, ठीक है? तो ये इसके बारे में बात करता है। तो देखो यहाँ पे इंक्लूडिंग हो गया, इंक्लूडिंग के जस्ट बगल में चैलेंजेस है, जो कि नाउन है, और जो कि ऑब्जेक्ट है, किसका? इस टू का, है ना? ड्यू टू का। तो ये क्या रहा है, ये आपका इसके लिए इसके बारे में ये जो इंक्लूडिंग है ना, इन्फॉर्मेशन देने वाला है। तो देखो, वो चैलेंजेस जिसके अंदर में आती है, कौन-कौन आती है? इडेटिक मेथड। तो ये समझ में आ गया कि यहाँ जो V4 जो इस्तेमाल किया गया है ना, जस्ट अपने बगल वाले नाउन के बारे में बात करता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्या? प्रीपोज़िशन। हमें ध्यान रखना चाहिए, प्रीपोज़िशन। तो हमने क्या बताया? ड्यू टू, रिजल्ट एंड रीज़न टाइप का कनेक्टर होता है, ये हमने जस्ट देख लिया है। नेक्स्ट आता है क्या? प्रीपोज़िशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, ये पता है हमको। और उसके जस्ट बगल जब प्रीपोज़िशन का जब ऑब्जेक्ट आता है, तो वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है, नहीं तो प्रोनाउन होगा, नहीं तो वही फ्रेज़ होगा किस तरह से। अब इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, हम बोल सकते हैं। देखते हैं कैसे? हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका हम यूज़ करते हैं इस वाले में। हम पूरे को इस्तेमाल यहाँ से स्टार्टिंग से देके एंड तक देखते हैं इस वाले में। क्या इस प्रीपोज़िशन का क्या-क्या महत्व है? देखो, यहाँ पे प्रीपोज़िशन विथ होता है, तो जस्ट बगल में ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। देखो यहाँ पे कॉटन प्रोडक्टिविटी यहाँ पे नाउन हो गया, ठीक है? देखो फिर आगे, आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू, यहाँ पे टू प्रीपोज़िशन है, तो प्रीपोज़िशन क्या लेगा? ऑब्जेक्ट अपना ऑब्जेक्ट लेगा, ये तो नाउन हो तो प्रोनाउन होगा। देखो यहाँ पे चैलेंजेस नाउन हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो ये देखो बाय, बाय प्रीपोज़िशन है, ठीक है? ये लो अपना नाउन ले लिया। आगे बढ़ते हैं, टू देखो प्रीपोज़िशन है, तो देखो यहाँ पे अपना नाउन ले लिया ये। इन प्रीपोज़िशन है, तो देखो अपना ऑब्जेक्ट में नाउन ले लेता है ये वाला। फ्रॉम प्रीपोज़िशन है, तो देखो अपने बगल में नाउन ले लिया इसने, ठीक है? तो इन देखो प्रीपोज़िशन है, तो इसका जस्ट बगल में अपना नाउन ले लिया ये। अकॉर्डिंग टू देखो टू प्रीपोज़िशन है, तो इसके जस्ट बगल में नाउन ले लिया अपना। देखो नाउन कहाँ पे? यहाँ पे गवर्नमेंट हो गया, ठीक है? फिर आगे देखो बात करें इन देखो प्रीपोज़िशन है, तो बगल में नाउन आ गया। तो इस तरह से समझाना चाहिए, प्रीपोज़िशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है कि नाउन होगा, नहीं तो प्रोनाउन होगा, नहीं तो फ्रेज होगा। इस तरह से इसमें आया हुआ है। तो अंडर यहाँ पे क्या है? अंडर प्रीपोज़िशन है, तो उसके बगल में क्या कॉटन जो है उसकी नाउन आ जाती है। ठीक है? देखो प्रीपोज़िशन आता है, इसके बगल में नाउन हो गया। ये इसका इम्प्लीमेंट था, हम देख लिए। अगला क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पहले ये समझते हैं थोड़ी। ये सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ये एक्टिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? इसमें बीन लग जाता है, ठीक है? और सबसे में होते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हुआ? द ठीक था, द सही था। द के बाद कंट्री आ गया। एक पोस्ट ऑफिसेस के बाद दोनों तरफ नाउन होते हैं। इधर भी नाउन होगा, इधर भी नाउन होगा, ठीक है? लेकिन जो वर्ब आता है ना, वो इसके अकॉर्डिंग नहीं बल्कि इसके अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है वर्ब? तो एरिया के अकॉर्डिंग लगेगा वर्ब। तो ये जो एरिया है ना, वह घट गई है ना? घट गया है, ठीक है? बाय नियरली अच्छा। तो बताओ यहाँ पे हैज़ प्लस अ V3 लगाए हो, तो कहीं न कहीं एक्टिव वॉइस में है ना? बाय लगा दिए हो तो कन्फ्यूजन क्या होता है यहाँ पे आई थिंक छूटा हुआ है बाय ना? हाँ, यहाँ पे बाय छूटा हुआ है, ठीक है? बाय ऐड कर लोगे आप, ठीक है? इस पीडीएफ में। तो क्या होता है कि बाय को देखते मात्र में माइंड में क्या आता है यार पैसिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस के लिए तो बीन भी तो चाहिए था, और बीन भी तो है नहीं ना। तो हमको ये ध्यान रखना है कि बाय जब भी आता है ना टाइम को शो करता है। बोल सकते हैं ना कि इतना बजे तक बाय बोलते हैं ना बाय इतना समय तक बोल सकते हैं। तो बाई जो होता है टाइम को शो करता है। तो लगभग इतना बोल सकते हैं ना इतना, डाटा किस केस में आता है? जैसे देखा यहाँ पे लिखा हुआ है बाई में से, बाई में से क्या होता है? से होता था, ठीक है? तो क्या हुआ कि ये जो एरिया है ना, वो घट गई है, कितना से घट गई है? तो लगभग इतना से घट गई है, ठीक है? नियरली, एप्रोक्सिमेटली के बाद डाटा आती है। तो डाटा के जस्ट बगल में इसको एडवर्ब टाइप में लेते हैं, जैसे नियरली होता है, बल्कि नियर इस्तेमाल नहीं करते, एप्रोक्सिमेट इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि एलवाई इस्तेमाल करते हैं, एडवर्ब जैसा। तो यहाँ पे नियरली इस्तेमाल किया गया हुआ है, ठीक है? और फिफ्थ तो हम समझ में आ गया क्या कि बाई जो होता है ना प्रीपोजिशन है तो इसका नाम चाहिए तो लो नाउन आपको फिफ्थ मिल गया। और बाई यहाँ पे जो है ना जो आप मेरे माइंड में आ रहा था कि पैसिव वॉइस में, तो ये पैसिव वॉइस में नहीं होता है, बल्कि ये क्या है? ये टाइम को शो करता है ये, हाँ, इतना इतना तक का शो में करता है, या इतना से बोल सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्या आता है?
फ्रॉम से टू हमने देखा था, यहाँ पे उल्टा रिवर्स देखा था। हमने देखा क्या कि फ्रॉम से लेकर टू तक ना एक रेंज को शो करता है, ठीक है। तो फिर यहाँ देखते हैं, फ्रॉम इतना से लेकर के इतना तक, ठीक है, ऐसा मिलता है। तो फ्रॉम के साथ टू लगता है जो कि रेंज को शो करता है ये, ठीक है। इसके बाद करते हैं, तो क्या हुआ, इतना था पहले, अब इतना हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्या, नंबर यूनिट। फिर ये देखते हैं, नंबर यूनिट वाले कंसेप्ट देखते हैं। इसमें क्या होता है कि नंबर हो प्लस यूनिट हो प्लस नाउन प्लूरल हो, तो वैसे केस में जो यूनिट होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, है ना। तो चेक करते हैं यहाँ पे 11.2 मिलियन हेक्टेयर्स। देखो यहाँ पे क्या है, ये 11.2, यहाँ पे देखो यूनिट हमारा मिलियन जाता है, मिलियन सिंगुलर है। देन ये जो यहाँ पे नाउन इस्तेमाल की गई है, प्लूरल इस्तेमाल की गई है, ठीक है। यहाँ पे नंबर 11.2 है, ये सही है। फिर आते हैं, अगला क्या होता है कि नंबर यूनिट एडजेक्टिव, है ना। तो वैसे केस में भी क्या होता है, यूनिट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। लेकिन एक केस होता है जिसमें क्या होते हैं, यूनिट दिया हो, यूनिट प्लूरल हो, प्लस ऑफ के साथ लगा होता है ना। जैसे और साथ ही नाउन क्या हो, प्लूरल रहता है, जैसे बोलते हैं ना मिलियंस, मिलियंस ऑफ पीपल, पीपल प्लूरल है, ठीक है। पीपल प्लूरल जाता है, ये भी प्लूरल जाते हैं, ठीक है। इस केस में से आता है, तो हमको ध्यान रखना ऑफ वाले केस में क्या होता है, दोनों तरफ प्लूरल आते हैं। यहाँ पे यूनिट भी प्लूरल जाता है, तो हमको ये भी रिवीजन कर लिया हम लोगों ने इसके साथ। और इसमें क्या है, सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो वहाँ पे द लगता है। तो देखो द लेटेस्ट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो लेटेस्ट है ना, सुपरलेटिव डिग्री का है, इसलिए ईएसटी लगा हुआ है, द लगाते हैं। कंपटीटिव डिग्री हम लोग द लगाते हैं। इस तरह से ये पूरा आर्टिकल ये वाले पैसेज का रहा पूरा समरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राइस एंड मेज एक्रीज, एक्रीज मीन्स लैंड बोल सकते हैं ना, एरिया। तो राइस एंड मेज जो एरिया है ना वो बढ़ गई है कितना से, फिर देखो यहाँ पे हैव लगाया इसने, प्लस क्या हुआ, बाई लगाया से, बाई का मतलब से, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे बाई लगा दिए तो यही पैसिव वॉइस, ऐसा नहीं है। यहाँ के साथ बीन चाहिए हमको ना, तो बीन तो है नहीं, तो मतलब एक्टिव वॉइस है। और यहाँ पे जो बाई लगाया गया ना वो कहीं ना कहीं डाटा को शो करता है, डाटा मतलब से बोल सकते हैं, से बाई मीन से, इतना से बढ़ गया है, ठीक है। एंड 64.4 इतना से बढ़ा है, तो इतना बढ़ गया है, ठीक है। मिलियंस हेक्टेयर्स एंड इतना दिया हुआ है हेक्टेयर्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली क्या शो करता है कि क्रमशः बोल सकते हैं, जो स्टार्टिंग वाला हो, जैसे राइज स्टार्टिंग था तो उसके लिए राइज इतना से बढ़ गया, मेज था ये तो मेज इतना से बढ़ गया, ठीक है। फिर राइज की डाटा बढ़ करके इतना हो गया, एंड देन मेज की डाटा जो बढ़ करके इतना हो गया, ऐसा शो करता है, इसलिए रिस्पेक्टिवली बोला जाता है, मतलब क्रमशः बोला जाता है। तो राइज भी क्या हुआ है कि इतना परसेंट से बढ़ा है, और 18% से बढ़ा है, और मेज जो है वो इतना से बढ़ा है, और राइज बढ़ करके 51.82 मिलियन तक चला गया है इस बार, एंड मेज जो बढ़ करके इतना चला गया है, ठीक है। इस तरह से बढ़ा है, 15.76 मिलियन तक चला गया हेक्टेयर तक इस 25-26 वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर में। यदि हम कंपेयर करते हैं किससे, तो 19-20 वाले करते हैं, तो यहाँ पे फ्रॉम था और फ्रॉम से लेकर के टू यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पर्टिकुलरली, अब विशेष रूप से बात करें इन द पार्ट्स ऑफ द नदर्न, अब किस में कहाँ कहाँ बढ़ा है, तो एरिया के बारे में बात करता है। हमने एरिया के बारे में स्टार्टिंग में बात की थी, तो वो लैंड कहाँ कहाँ बात करता है, एरिया। तो स्पेशली बात करें तो नदर में बढ़ गया, ये सेंट्रल एंड साउथ एरिया में बढ़ गया है किसका, राइस और मेज का प्रोडक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिस शिफ्ट, अच्छा ये क्या होता है ना, ये दिस, ये कहीं ना कहीं हमें पैराजम्बल में काफी हेल्प करता है। इस तरह का कनेक्टर जैसे दिस डैट इट जब जहां भी लगता हो, ये काफी इसका इस्तेमाल की जाती है। तो थोड़ी हम अभी से ही प्रैक्टिस इस वाले में कर लेते हैं ना कि ये दिस किसके लिए आया होगा, ये समझते हैं। दिस शिफ्ट, अब कैसी शिफ्ट, तो अभी देखा गया है कि रेज और मेज की प्रोडक्शन बढ़ गए हैं, ये वाले शिफ्ट है ना, कहाँ पे बढ़ गए हैं, तो नदर्न वाले इस वाले इलाके में सेंट्रल में बढ़ गए। तो ये जो शिफ्ट हुआ है ना वो एज्यूम्स, दिस शिफ्ट एज्यूम सिग्निफिकेंस, तो ये इस तरह का जो शिफ्ट आना मतलब क्या हुआ कि कॉटन का प्रोडक्शन कम हो रहा है जबकि रेज और मेज का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। तो ये जो शिफ्ट आ रही है ना वो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस रखती है, काफी महत्व रखती है ना, काफी माने एक तरह से ना लोगों के का काफी ध्यान आकर्षित करती है, काफी पे अटेंशन देती है। किस लिए, क्योंकि द कंट्रीज डिक्लाइनिंग कॉटन एरिया एंड प्रोडक्शन थ्रेटन्स इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फार्मर इनकम्स, रूरल लाइवलीहुड्स एंड एक्सपोर्ट कम्पिटेटिवनेस। क्या बोलना चाह रहा है ये, क्योंकि ये जो शिफ्ट है ना काफी इंपॉर्टेंस इसलिए रखती है क्योंकि अब देखो फिर आ गया एज, हमें पता है कि एज जो होते हैं ना क्योंकि का सेंस दे रहा है, इसके बाद रीजन आएगा, उससे पहले रिजल्ट आएंगे। तो देखो रिजल्ट में क्या बोला गया कि यह जो शिफ्ट है ना वो काफी इंपॉर्टेंस रखती है, ये जैसा रिजल्ट, रीजन बताया क्यों रखती है, उसके पीछे रीजन बताता है, क्योंकि कंट्री का जो डिक्लाइनिंग कॉटन एरिया है ना
मतलब जो जिस तरीके से इंडिया की जो कॉटन प्रोडक्शन में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, उस वाले जहाँ जिस एरिया में की जाती है ना, उस एरिया में जिस तरह से डिक्लाइन देखने को मिल जा रहा है और साथ ही प्रोडक्शन में कमी को देखने को मिल रहा है, इससे कहीं ना कहीं रिस्क में डालता है। किसको रिस्क डालता है? इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को, फार्मर्स के इनकम को भी कहीं ना कहीं रिस्क में डालता है, रूरल लिवलीहुड्स को भी। रूरल यहाँ पे जो आजीविका का साधन है ना, ग्रामीण इलाका में जो आजीविका का साधन है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं रिस्क लेकर के आता है। साथ ही एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस के ऊपर भी क्या क्या देखने को मिल रहा है, तो रिस्क देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे सब रीजन हो गए, है ना, रीजन हो गए। इसलिए क्या हुआ, ये जो सिग्निफिकेंट ये रीजन बताता है, ये सारे रीजन थे, इस वजह से क्या हुआ कि ये जो सिग्निफिकेंस है ना, वो एक तरह से काफी इंपॉर्टेंस रखता है। तो हमको एज के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। अब हमने जस्ट बात की थी ऊपर कि जो हमने बताया ये V4 बीच में आ जाता है, तो हमेशा क्या बात करता है, वो बगल वाले के बारे में बात करता है, बगल वाले में जैसे नाउन के बारे में बात हो सकता है ना, ऑब्जेक्ट में बात करता है। तो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कि यहाँ पे जो आईएनजी फॉर्म में तो आया, पर किसके बगल में तो नाउन नहीं है, एपोस्ट्रोफी से लगा हुआ है। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए ना कि V4 अगर ये बीच में आता है, तो आप समझो, आप ये देखो क्या V4 के बगल में कोई नाउन तो नहीं आया है? यदि नाउन आ गया, इस ये जो नाउन होगा इसके लिए V4 एडजेक्टिव बन जाएगा। यदि V4 बीच में ओनली आ गया, उसके बगल में कोई नाउन नहीं है, तो पक्का ये कहीं न कहीं अपने बगल वाले के बारे में बात करेगा। जैसे देखो ऊपर, हमने देखा था क्या? यहाँ बात की थी देखो, ऑफरिंग था, बी4 था यहाँ पे, उसके बगल में तो नाउन है नहीं, इसलिए एडजेक्टिव तो ये बनेगा नहीं, इसलिए इसके बगल वाले के बारे में बात किया। फिर देखो इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग देखो शामिल करते हुए, देखो यहाँ पे बगल में बात कर रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बढ़ गए हम लोग, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की, हाँ, तो दिस समझ में आया किसके लिए हुआ, तो शिफ्ट के लिए हुआ कि भाई कॉटन पे कंपटीशन कर रहे हो, आप रेज और मेज को काफी कर रहे हो, तो वो शिफ्ट के बारे में बात हो रही थी। चलो हमने एज के बारे में देख लिया था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेस, तो इसमें क्या क्या है कि हमने V4 का इस्तेमाल देख लिया था, एक्टिव रूप में किया गया हुआ यहाँ पे, ठीक है। नेस जहां जहां लगते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो नाउन फॉर्म देता है, जिसके लास्ट में नेस लगते हैं वो नाउन बनता है। तो यहाँ पे कंप्लीटिवनेस जो एक तरह से नाउन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमने थ्रेटन देखा था, थ्रेटन। तो कभी कभी थ्रेटन को देखकर कैसा लगता है कि V3 फॉर्म तो नहीं है, पर हमको कुछ ध्यान रखनी है कि कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं ना जिसके बेस फॉर्म में होता है, ईएन लगा करके बेस फॉर्म बनाते हैं। वो बनता कैसे है, एडजेक्टिव से बनता है। जैसे व्हाइट देखो एडजेक्टिव है, ईएन लगा के तुमने V1 बेस फॉर्म बना दिया, और इसका V2 बनाना हो तो ईडी लगा दो, V3 लगाना हो तो लास्ट में ईडी लगा दो, तो वाइड एंड हो जाता है। डीप की बात करें तो ये एडजेक्टिव है, इसमें वीएन लगा के V1 बेस फॉर्म बना दिया, इसको आप डिपेंड भी कर सकते हो, V2 और V3 बना सकते हो, स्ट्रेंथ का भी बना सकते हो, स्ट्रेंथन कर सकते हो, थ्रेट कर सकते हो, थ्रेटन कर सकते हो, इस तरह से हो जाता है। तो हमको ये भी ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक थे इट ऑल्सो, और फिर ये शिफ्ट की बात करता था, ये शिफ्ट जो है ना ऑल्सो मिरर करता है, मतलब दिखाती है डीपर स्ट्रक्चरल इश्यूज को इन द एग्रीकल्चर सेक्टर दैट अकाउंट्स फॉर 16% ऑफ इंडियाज जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं ये जो शिफ्ट है ना, इस तरह से दिखाती है कि इंडिया में एग्रीकल्चर जो रिलेटेड इशूज है ना, एग्रीकल्चर का जो स्ट्रक्चरल जो रिलेटेड इशू है ना, कि भाई किसकी अधिक प्रोडक्शन की जा रही है, किसकी कम की जा रही है ना, उन सभी को कहीं इस इशू के बारे में भी दिखाती है। और वो एग्रीकल्चर जो कि इंडिया की लगभग हमारे जीडीपी का लगभग 16% तक क्या करती है, वो हिस्सेदारी रखती है। तो एग्रीकल्चर हमारे जीडीपी के अंदर में ना 16% तक हिस्सेदारी रखती है। और ये कहीं ना कहीं क्या क्या इसमें इशू है इस एग्रीकल्चर के अंदर में, उसके बारे में ये भी, ये शिफ्ट है ना, कहीं ना कहीं हम लोग को मिरर करती है, डिस्प्ले करती है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे डेट आ गया, फिर डेट आ गया, तो डेट फिर आ गया, तो हमें ध्यान रखना है डेट। हमने डेट के बारे में पढ़ा था कि डेट के बगल में या तो वर्ब आएगा, नहीं तो सब्जेक्ट आएगा नया। देखो यहाँ पे वर्ब आया हुआ है अकाउंट्स फॉर, पक्का ये जो जस्ट हमने ऊपर बात की थी ना, ये वाले, यहाँ रहा। देखो इसके बगल में यदि कोई ऑब्जेक्ट आता है, जस्ट उसके बगल में यदि वर्ब आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट इसके वर्ब में बात करता है, ये वाले स्ट्रक्चर तो लग रहा है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी लग रहा है वही, देख लेते हैं। डेट आया, डेट के बगल में क्या हुआ, वर्ब आता है, तो ये जो वर्ब आएंगे ना, जस्ट इसके बगल वाले जो सेक्टर है ना, इसके बारे में बात कर रही है, इस सेक्टर के बारे में बात कर रहा है। ये सेक्टर जो कि जिम्मे रखती है हिस्सेदारी 16% की, और कौन सी सेक्टर है, एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो ये हमारे लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी ये वर्ब आया हुआ है। ये वर्ब सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो सिंगुलर था, इसलिए इसके अकॉर्डिंग आया हुआ, ठीक है। अच्छा, जीडीपी क्या होता है अभी समझते हैं, तो जीडीपी
जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का मतलब हो जाता है कि टोटल वैल्यू, मतलब 1 साल के अंदर में, 1 फाइनेंशियल ईयर के अंदर में, जैसे कि अभी 25-26 जो खत्म हुई है ना, उसके बारे में बात करते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर में जितना भी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है ना? और जितना भी सर्विस दी गई है, हमारी हमारी बाउंड्री के अंदर, कि इंडिया की बाउंड्री, है ना? इंडिया की जितनी सारी टेरिटोरियल बाउंड्री है ना, उसके अंदर में, तो जितने भी गुड्स की क्या हुई है, प्रोडक्शन हुई है, और सर्विस जो दी गई है, उन सभी को, उन सभी की वैल्यू को क्या बोलते हैं? हम लोग जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी क्या बोलता है? द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, जैसे बोल सकते हैं 1 साल का, उसी को हम जीडीपी बोलते हैं। तो जीडीपी में 16% की हिस्सेदारी देती है एग्रीकल्चर देती है। आगे बढ़ते हैं। विथ नियरली 46% ऑफ द कंट्रीज वर्कफोर्स डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, ठीक है? जिसमें क्या होता है कि लगभग 46% जो है ना, पूरे कंट्री का जो वर्कफोर्स है, हमारी जो लेबर है ना, लेबर सेक्टर, वो कहीं ना कहीं इस एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड होती है, इस तरह से बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है कि वर्कफोर्स रहा, उसका डिपेंडेंट इधर की एक तरह से देखा जाए तो एडजेक्टिव जाता है, तो हमें नाउन के बाद एडजेक्टिव आ रही है। तो इस तरह की जब क्या होता है, हमें पता होता है कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आती है, और यहाँ पे तो उल्टा हो गया ना, नाउन्स के बाद एडजेक्टिव आ रही है। तो इसको बोलते हैं ना नाउन, इसको बोलते हैं एक मॉडिफायर के नाम से जानते हैं इसको। कोई टर्म होती है, बस समझना है हमको, हमको याद नहीं करना है कि ये ऐसे-ऐसा होता है। हमको ये ध्यान रखना है कि एरर में कहीं आया, कभी आया ना, भई नाउन के बाद इसने एडजेक्टिव इस्तेमाल कर लिया, चलो ये एरर ही है, ऐसा नहीं ध्यान रखना हमको। हमको ये ध्यान रखना है कि ऐसा होता है, बस नाउन के बाद एडजेक्टिव आता है, इसको मॉडिफायर बोलते हैं, नाउन मॉडिफायर बोला जाता है इसको। तो हमको टर्म से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ये समझना है कि इस तरह का कभी स्ट्रक्चर आता है आपके एरर में, तो आप सही करोगे, बस यही ध्यान रखना है। चलो, ये मेरा हो गया पूरा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्या है, टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ द स्टैग्नेंट प्रोडक्टिविटी। तो ये जो रुकी हुई जो प्रोडक्टिविटी है ना, जो चैलेंजेस है किस चीज़ का? तो रुकी हुई प्रोडक्टिविटी का, मतलब कॉटन के अंदर में जो प्रोडक्टिविटी जो रुकी हुई है ना, तो ये जो चैलेंजेस है उसको सॉल्व करने के लिए, है ना? इस तरह से बोल सकते हैं। यूनियन बजट 2026 2025-2026 अनाउंस्ड, उन्हें उसने अनाउंस किया, ये जो बजट थी 25-26 वाली, उसने अनाउंस किया एक 5 साल का कॉटन मिशन स्टार्ट स्टार्ट किया, है ना? क्या अनाउंस किया? 5 साल का एक कॉटन मिशन स्टार्ट किया, और लगभग उन्होंने एलोकेट किया कि हम 500 करोड़ जो है ना, इतना खर्च करने वाले हैं कॉटन के प्रोडक्शन के ऊपर। तो इंक्रीज़ बढ़ाने के लिए कॉटन की प्रोडक्टिविटी को, स्पेशली बात करें तो वो सारे एक ये ब्रांड है ना, वो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वैराइटीज़, मतलब एक एक बोल सकते हैं ना कि एक अच्छी खासी वाली जो वैरायटी होती है ना? उसको एक तरह से उसके ऊपर स्पेशली जो है ना, उसको बढ़ाने, उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की जा रही है। इसके लिए ना 500 करोड़ जो है खर्च करने की बात की गई थी, 25-26 वाले हमारे फाइनेंशियल ईयर के अंदर में, और ये 5 साल का मिशन था ये, ठीक है? अंडर दिस मिशन, इस मिशन के तहत क्या बोला गया था कि फार्मर्स विल रिसीव टेक्नोलॉजी सपोर्ट, तो फार्मर्स को टेक्नोलॉजी सपोर्ट दी जाएगी इस मिशन के तहत, ऐसा बोला गया था। अब इसमें हमने क्या-क्या सीखना है हमको? देखते हैं, इसमें क्या-क्या हमें देखते हैं। इस वाले में जो सीखना है हमको ना, 2+V1 कांसेप्ट सीखना है। ये क्या होता है? 2+V1, ठीक है? इसको बोलते हैं 2 प्लस, इसको इन्फिनिटी के नाम से जानते हैं, है ना? कभी-कभी ये नाउन जैसा बिहेव करता है, क्योंकि ये नाउन के जैसा आंसर देता है ना? वर्ड का आंसर देता है ना? जैसे बोलते हैं ना कि 500 करोड़ जो है ना, एलोकेट किया गया है, टू व्हाट, है ना? व्हाट किसके लिए? बढ़ाने के लिए। तो व्हाट का सेंस दे रहा है ये, किसके लिए? तो बढ़ाने के लिए। तो कभी-कभी ये नाउन जैसा बिहेव करता है, मतलब नाउन की तरह इसका ट्रीट करते हैं हम लोग, ठीक है? तो क्या होता है, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, है ना? तो 2 प्लस B1 जब एक सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो इसके 4 तरह के स्ट्रक्चर ना, हाँ, 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं इसके, तो इसके बारे में जाना जाता है। एक क्या होता है? क्या है? देखते हैं। पहला क्या है कि 2 प्लस B1, है ना? 2 प्लस B1 जब सब्जेक्ट के रूप में आता हो, तो किस तरह से बोलते बात करते हैं? जब 2 प्लस सब्जेक्ट के रूप में आता हो, ठीक है? टू स्टडी रेगुलरली, यदि आप लगातार पढ़ रहे हो ना, इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब वही, टू स्टडी रेगुलरली इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब पढ़ना जो है ना रेगुलरली इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे 2 प्लस B1 या सब्जेक्ट, इसका वर्ब हो गया इज़, है ना? अब बताइए एडवर्ब के रूप में तो आता ही है ना? रेगुलरली यहाँ इस्तेमाल किया गया हुआ है, इम्पोर्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाता है। तो क्या हुआ कि लगातार पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है, मतलब महत्वपूर्ण होता है। टू लर्न इंग्लिश टेक्स टाइम, है ना? तो सीखना, है ना? सीखना के लिए यहाँ पे टू लर्न मतलब सीखना, इसके लिए क्या हुआ?
V5 इस्तेमाल किया गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इंग्लिश तो जानते ही हैं। तो क्या हुआ कि टू लर्न इंग्लिश टेक्स टाइम, तो मतलब इंग्लिश सीखना थोड़ा समय लेता है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 2+V1 जो है ना, वो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो हमको ये ध्यान रखना है, जब 2+V1 आता है ना सब्जेक्ट के रूप में, तो हमेशा क्या होता है, 2+V1 जो सब्जेक्ट के रूप में आता है, हमेशा वर्ब जो होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है? ये वाले होते हैं। ये हो यहाँ से कवर हो गया, नेक्स्ट आते हैं। जब 2+V1 बीच में आता है तो क्या मतलब होता है? सेंटेंस के बीच में, जैसे यहाँ पे देखो बीच में आ गया है, स्टार्टिंग में तो है नहीं, बीच में है। इस तरह का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखते हैं हम लोग। आई वांट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ, ठीक है? शी डिसाइडेड टू लीव, उसने डिसाइड किया छोड़ने का, ठीक है? ये बीच में आता है, यहाँ पे इस तरह से मिलता है। अगला क्या आता है, ये कहाँ पे आता है, टू प्लस बेस फॉर्म प्लस फ्रेज के फॉर्म में आता है। तो पहले क्या आएगा, टू आएगा प्लस V1 आएगा, देन एक थोड़ी सी फ्रेज आएगा, फ्रेज के बाद फिर कॉमा आएगा, फिर सब्जेक्ट होंगे, एक वर्ब होंगे, एक ऑब्जेक्ट होंगे, मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस के रूप में आने वाला है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, जैसे देखो ये कहीं ना कहीं हमें पर्पस को शो करता है। 2+V1 जो फ्रेज होते हैं ना, वो कहीं ना हमारे पर्पस को शो करता है। जब इस तरह के फ्रेज में आते हैं तो पर्पस को शो करता है कि क्या पर्पस है उसका। जैसे देखो यहाँ पे, टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ स्टैग्नेंट प्रोडक्टिविटी, ये 2+V1 जो है ना, पर्पस को शो कर रहा है हमारा, कि ये जो रुकी हुई जो प्रोडक्टिविटी है ना, उसके चैलेंजेस को, है ना, सॉल्व कर रहे हैं, करके इस तरह से बोल सकते हैं ना, टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ स्टैग्नेंट प्रोडक्टिविटी। तो जो रुकी हुई जो प्रोडक्टिविटी है ना, उसकी चैलेंजेस को सॉल्व करना, तो कहीं पर्पस को शो कर रहा है ना हमारा चैलेंज। तो यहाँ पे 2+V1 जो है ना, वो पर्पस को शो करता है, ये यहाँ इस्तेमाल किया गया। जैसे देखो यहाँ पे, टू अर्न मनी, पैसा कमाना, पर्पस क्या है, ही वर्क हार्ड, है ना? तो कहने किस लिए कमाओगे भाई, इस तरह से मिल सकते हैं, वाई, क्यों? तो भाई टू अर्न मनी, ही वर्क हार्ड ना, पैसा कमाने के लिए उसने काफी मेहनत करता ही है। टू पास द एग्जाम, पास को एग्जाम करने के लिए पर्पस है हमारा। सी स्टडी हार्ड ना, सी स्टडी डेली, वो डेली पढ़ती है, इस तरह से बोल सकते हैं। टू इम्प्रूव इंग्लिश, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आई रीड न्यूज़पेपर, मैं डेली वही न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, इस तरह से बोल सकते हैं। तो ये बोला जाता है कि पर्पस, यही नहीं पर्पस को शो करता था, यहाँ भी पर्पस को शो कर रहा है कि भाई जो हमारी जो प्रोडक्टिविटी रुकी हुई है ना, वो जो चैलेंजेस है ना, उसको सॉल्व करना, ये हमारी पर्पस को शो करता है, ठीक है? अगला, तो हमने ये सब देख लिया था। स्पेशली बात करें तो फिर यहाँ पे स्पेशली आया हुआ है, तो कॉमा के बाद स्पेशली आ सकता है, एल वाई के फॉर्म में आते हैं, और ये कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करता है। जस्ट आपको बगल वाले में बात करते हैं स्पेशली। अब कौन सी प्रोडक्टिविटी, तो बढ़ाना है तो बता देता है कि वो प्रोडक्टिविटी जो कि उसकी काफ़ी डिमांड है, या हो सकता है कि लंबे समय तक ये काफ़ी एक स्टेपल, मतलब इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट वैरायटी जो होती है ना, उसकी बात हो रही है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, एंड ईमेल क्वेरी। ईमेल क्वेरी मतलब क्वेश्चन जो होते हैं ना, ईमेल के थ्रू जो भेजा गया था, वो सेंड टू द एग्रीकल्चर मिनिस्टर रिमेन्ड अनआंसर्ड। तो वो ईमेल के जो क्वेश्चन जो कि किए गए थे, किससे, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से की गई थी ना, तो वो कहीं ना कहीं क्या बनी रही, अनआंसर्ड बनी रही, ठीक है? इंडियाज कॉटन सेक्टर इज एंटरिंग अ फेज वेयर फ्यूचर एक्रीज, मतलब लैंड बोल सकते हैं, एरिया बोल सकते हैं। तो इंडिया का जो जो कॉटन सेक्टर है ना, वो इंटर कर रहा है उस फेज में जहाँ पे जो फ्यूचर हमारा जो एरिया लैंड वाली जो डिसीजन है ना, एरिया वाली डिसीजन विल बी शेप्ड, मतलब उसको डिसाइड किया जाएगा काफी ज्यादा किस चीज से, बाय रिलेटिवली प्रॉफिटेबिलिटी रादर देन जस्ट एग्रोनॉमिक सुटेबिलिटी। कहने का मतलब क्या है कि इंडिया की जो सेक्टर है ना, वो उस फेज में जा रही है जहाँ पे एरिया के जहाँ पे कॉटन की कहाँ की प्रोडक्शन कितनी एरिया में करनी है ना, उसकी उसको जो डिसाइड की जाएगी ना, वो कहीं केवल प्रोडक्टिविटी को देखकर की जाएगी, ना कि आप उसकी कि वो कितना सूटेबल है, ये है नहीं, वो नहीं देखा जाएगा। मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि कॉटन की बात करते हैं, तो कॉटन की बात करते हैं, मान लेते हैं एक ऐसा लैंड है जहाँ पे कॉटन उगाना एक तरह से काफ़ी, एक तरह से बोला जाता है कि वहाँ के लिए क्लाइमेट के अनुसार, है ना, सब चीज़ के अनुसार ओके है, सही है वहाँ पे। बट अब फार्मर जो क्या कर रहा है ना, वो सूटेबिलिटी के अनुसार नहीं वो काम कर रहे हैं। अब देख रहे हैं क्या-क्या यहाँ पे उगाना, ठीक है, उगाना के लिए तो यहाँ पे हम जो उगा रहे हैं ना, तो मेरे लिए यहाँ पे क्लाइमेट तो सही है, सब चीज़ ओके है, पर क्या इससे प्रॉफ़िट हो रहा है कि नहीं हमको हो रहा है, ये ध्यान रखा जाता है। मतलब कहीं न कहीं हमको प्रॉफ़िट को के ऊपर काफ़ी डोमिनेंस हो रही है। इसकी तुलना में भई हमको क्लाइमेट से कोई मतलब नहीं है, सिंपल सी बात, क्लाइमेट अच्छे भी हो, तो क्या हमको यहाँ से जो इसके उगाने से क्या प्रॉफ़िट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? क्या जो किसान है
उनका अच्छे खासा इनकम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब बातों पे ध्यान दी जा रही है। अब इस तरह से हमारी कॉटन की एरिया डिसाइड की जा रही है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है? किसने कहा? तो ये जो राकेश कुछ नाम है, इन्होंने ये सब बात बोला है। ठीक है? इस तरह से बोला गया। अब इसमें देखते हैं क्या-क्या है। हमने ये देख लिया, पढ़ लिया इसको। अब इसमें क्या ग्रामर लगी हुई है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, थोड़ा इसको देखते हैं। क्या है? एन ईमेल, अच्छा एन ईमेल, ठीक है? यहाँ पे भवेल था, तो एन लगा दिया, ठीक है? एन ईमेल क्वेरी, ठीक है? यहाँ तक की बात सही थी। अब ये सब्जेक्ट हमारा रहा, इसकी वर्ब ढूँढते हैं, वर्ब कहाँ है? ये तो भाई सेंट V3 लग गया। यार सेंट V3, V2 भी तो लगता है सेंट, तो क्या ऐसा क्या? एक ईमेल क्वेरी भेजा टू एग्रीकल्चर मिनिस्टर, यार ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा होता ना कि एक ईमेल क्वेरी को भेजा गया एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को, ऐसा होना चाहिए था ना, मतलब पैसिव वॉइस होना चाहिए था। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसा लगता है ना कि हमको यहाँ पे वाज की कमी है, ये वाज है ना यहाँ पे छुपी हुई है। ऐसा होता है कि एन ईमेल क्वेरी वाज सेंट टू द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ठीक है? इस तरह से होना चाहिए था। ऐसा ऐसा हमें लगता है, ऐसा होना चाहिए था, पर इसने वाज़ नहीं किया। तो मतलब एक आर्टिकल को लिखने का शॉर्ट फॉर्म होता है, आप भीतरी से बीच में इस्तेमाल कर सकते हो, है ना? ये भीतरी का इस्तेमाल किया गया हुआ है, ठीक है? मतलब इसका अभी तक इसका वर्ब नहीं मिला हुआ है। ये भीतरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है, किसके बारे में? अपने जस्ट बगल वाले के बारे में। कि एक ईमेल क्वेरी जो कि भेजी गई एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री को, तो वो जो क्वेरी थी ना, वो बनी रह गई, अनएंसर्ड बनी रह गई। ठीक है? तो वो जो ईमेल क्वेरी है, वो बना रहा अनएंसर्ड, मतलब उसका कोई जवाब नहीं मिला। तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पे क्वेरी के लिए जो वर्ब है, वो रिमेंड है। ठीक है? इसे देखो यहाँ पे V3 फ्रेजल वर्ब इन द मिडल ऑफ सेंटेंस, ये V3 जो होते हैं ना, फ्रेज जो होते हैं, वो बीच में आते हैं। ठीक है? सेंटेंस के बीच में यूज्ड टू गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, या तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में, क्वेरी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि उसको भेजा गया। ठीक है? तो यहाँ से लेकर के आपका और यहाँ तक की बात करें, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हमारी इसको बोलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो कि बात कर रही है किसके बारे में? इस क्वेरी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है? तो ये रहा पूरा। पढ़ते हैं इसको। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन आते हैं, प्लस V3 फिर जाता है ये ना, V3 वाले फिर जाते हैं जो कि इस नाउन के बारे में बात करता है, एंड देन रेस्ट होते हैं। जैसे देखो द बोआ इंजर्ड, वो बोआ जो कि इंजर्ड हो गया, है ना, इन द एक्सीडेंट के दौरान, है ना, इस तरह से इसको इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं एडिशनल। तो वो मेरा क्या था? फ्रेंड था। इसको हटा दो भाई, अब पढ़ो। द बोआ इज माई फ्रेंड था। अब इस बोआ के बारे में क्या था? वो इंजर्ड हो गया एक्सीडेंट के अंदर में, कहीं की इन्फॉर्मेशन देगा बुआ के बारे में। ठीक है? द बुक रिटन बाय हिम, फिर देखो यहाँ से इसको हटाओ, वाले काटो इसको, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, हटाओ इसको। द बुक इज फेमस, वह बुक फेमस है। कौन सी बुक? जो कि लिखी गई किसके द्वारा? मेरे द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस बुआ के बारे में। ठीक है? अगला आता है रादर देन। रादर देन मतलब कंपेयर करते हैं हम लोग, इसकी बजाय बोलते हैं ना, इसके जगह पे इंस्टीड ऑफ हो जाता है। मतलब लोग पहले, अब ये नहीं, अब इस पर लोग फोकस नहीं कर रहे हैं कि चलो, पहले फोकस करते थे कि चलो इस एरिया के अंदर में, अब तो भाई यहाँ पे क्लाइमेट ठीक ठाक है, तो चलो इसके लिए सुटेबल है कि भाई कॉटन इस्तेमाल, इसको इसके पर यहाँ पे बो दो, उपजा लो इस तरह से। पर अब फार्मर देख रहे हैं कि नहीं, क्या उपजाने से क्या हमको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रही है कि नहीं, इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इंस्टीड ऑफ मतलब ऑफ होना, ठीक है? रेदर देन का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ। ठीक है? चलो अगला आता है पाकिस्तान। ठीक है, देखते हैं इसको, ये वाला देखते हैं क्या है। हम इसको ले लें, येलो ले लें, नहीं ग्रीन लेते हैं। क्या है? पाकिस्तान often compared with India due to similar agroclimate conditions, reports yields of 700 to 800 per hectare, still well above India's average। क्या बोलना चाह रहा है कि पाकिस्तान जो अक्सर कंपेयर करता है इंडिया के साथ, कंपेयर किया करता है भाई इंडिया के साथ, ड्यू टू सिमिलर एग्रो क्लाइमेट कंडीशंस, क्योंकि दोनों की क्लाइमेट कंडीशन दोनों की सेम है, तो हमेशा पाकिस्तान की इंडिया से कंपेयर की जाती है। तो ये रिपोर्ट क्या बताता है? ये रिपोर्ट करता है कि जो प्रोडक्शन है ना, इल्ड्स मींस प्रोडक्शन होना, इस चीज का, इस कॉटन का 700 टू 8 केजी जो पर हेक्टेयर में, है ना, इसका रिपोर्ट देती है वो,
स्टिल अबव इंडियाज़ एवरेज। तो इंडिया के जो एक्रेज है, मतलब जो लैंड है ना, जितनी एरिया है ना, उससे ज़्यादा है किसकी? पाकिस्तान की एरिया है, जहाँ पे कॉटन की प्रोडक्शन होती है, लगभग इतना पर हेक्टेयर पे होती है, ठीक है? जो कि देखा जाए तो इंडिया से ज़्यादा है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है? अब हमको समझना है क्या है, इस पाकिस्तान तो यहाँ रहा, सब्जेक्ट यहाँ रहा, क्या इसकी वर्ब कहाँ है? तो फिर देखो यहाँ पे भी3 इस्तेमाल कर दिया इसने, तो फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा यहाँ से लेकर के। जब तक इसकी वर्ब नहीं मिली तब वहाँ तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगे। देखो यहाँ तक इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया। पाकिस्तान रिपोर्ट करता है, कितना? इतना प्रोडक्शन का। सुना क्या? तो ये रिपोर्ट्स सब्जेक्ट सिंगुलर था, ये सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा अगला क्या है? गुड। अच्छा, गुड एक एडजेक्टिव होता है, जबकि वेल जो होता है ना, एडवर्ब होते हैं, ये ध्यान रखना है हमको, ठीक है? डन बोलते हैं ना कि वेल डन बोलते हैं, वेल डन, वेल डन। डन यहाँ पे V3 हो गया, वर्ब हो जाते हैं, उससे पहले एडवर्ब आता है, यहाँ पे वेल एडवर्ब हो जाता है, ठीक है? अगला क्या है? कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या। इफ प्रोडक्टिविटी गैप्स आर नॉट एड्रेस्ड थ्रू टाइमली टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स। क्या हुआ कि यदि प्रोडक्टिविटी गैप्स को आप एड्रेस नहीं करते हो, मतलब सॉल्व नहीं करते हो, टाइमली नहीं करते हो, है ना, टेक्नोलॉजी अपडेट्स नहीं करते हो, मतलब क्या हुआ कि जो समय के अनुसार आप टेक्नोलॉजी अपडेट्स करके, है ना, अपडेट्स से यदि आप इस प्रोडक्टिविटी गैप को क्या करते हो, कम नहीं करते हो, उसको सॉल्व नहीं करते हो, तो फिर ये क्या होने वाला है? इम्प्रूव साथ ही इम्प्रूव्ड पेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो, मतलब जो पेस्ट का अटैक हो रहा है ना, उसके ऊपर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। साथ ही आप अच्छी क्वालिटी में आप सीड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, मतलब सीड नहीं ले रहे हो, बीज नहीं बो पा रहे हो इस तरह से। ऐसा नहीं होता है तो, है ना? तो एक कंडीशन बताया जाता है, ये कहीं कंडीशन को शो कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कोई कंडीशन बताया जा रहा है कि आप ऐसे-ऐसे नहीं करते हो तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरह से बोला जाता है। तो कॉटन्स इज़ लाइकली टू कंटिन्यू सीडिंग ग्राउंड। तो ऐसा लगता है कि जो अ, ये जो कॉटन कॉटन का जो प्रोडक्शन है ना, इसकी संभावना है कि वह सीडिंग ग्राउंड तक चले जाने की, मतलब अपने लूज़ करने की, है ना? इस तरह से हो सकता है कि प्रोडक्शन कम होने वाले होंगे टू क्रॉप्स सच एज़ मेज़ एंड राइस दैट ऑफर मोर स्टेबल रिटर्न्स एंड पॉलिसी बैकिंग। उसकी तुलना में तो वो सारे जो मेज़ हो जाते हैं, राइस हो जाते हैं, इसकी जो प्रोडक्शन हो रही है ना, उसकी तुलना में। तो ये कहीं देखा जाए कि यदि आप अ, अपने प्रोडक्टिविटी की गैप्स को फुलफ़िल नहीं करते हो या उसके प्रोडक्टिव गैप्स को आप एड्रेस नहीं करते हो ना, तो वैसे कंडीशन में आप कैसे एड्रेस नहीं कर पाओगे? तो आप इसके माध्यम से, जैसे कि आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लो, तो उस गैप को फुलफ़िल कर सकते हो आप। साथ ही आप अच्छे खासे पेस्ट का मैनेजमेंट कर लो, जो कीटनाशक का अटैक हो रहा है ना, उसको आप मैनेजमेंट कर लो। साथ ही आप बेटर सीड सिस्टम लेकर के आओ। यदि आप इस तरह के इस्तेमाल करके यदि आप इस गैप को फ़िल नहीं करते हो ना, तो क्या देखने को मिलने वाला है कि ये जो कॉटन की संभावना क्या है कि वो लगातार क्या कर रही है, वो पीछे चली जाएगी, सीडिंग ग्राउंड, मतलब कम होती चली जाएगी। ये जो कॉटन की संभावना है कि वो कम होती चली जाएगी, मतलब उसकी प्रोडक्शन होने की संभावना जो है, वो कम होती चली जाएगी। किसकी तुलना में? तो मेज की तुलना में, राइस की तुलना में, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये दोनों क्या करते हैं, वो काफ़ी एक तरह से स्टेबल रिटर्न्स होते हैं, मतलब एक लंबे समय तक इसकी प्रोडक्शन हो से होती है और साथ ही कहीं पॉलिसी को सपोर्ट करने वाली होती है और फार्मर्स को बेनिफिट भी देता है। ये बोलना चाह रहा है ये। तो ये कहीं कंडीशन, यहाँ से यहाँ तक कंडीशन था और यहाँ से यहाँ तक हमने बताया कि भाई इस तरह से क्या था, रिजल्ट क्या था, ठीक है? इस बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है? इसको लेकर के। तो क्या होता है कंडीशनल सेंटेंस में हम क्या देखते हैं कि क्या होता है कि हमारा इफ लगता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं, ठीक है? एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में होता है एंड देन क्या होता है, एक सिंपल फ्यूचर फ्यूचर टेंस होते हैं, वो क्या होंगे, या तो एक्टिव में होंगे, नहीं तो पैसिव में होंगे। कोई एग्जांपल लेते हैं कि एक्टिव वॉइस दोनों तरफ होता है। ले लेते हैं एक्टिव वॉइस, यदि वह पढ़ते हैं, तो वो पास कर जाएगा। तो देखो दोनों तरफ एक्टिव वॉइस में है। फिर क्या हुआ पैसिव वॉइस, इफ क्लॉज के साथ, यदि इफ क्लॉज के साथ यदि पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं, तो लो फिर यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस लगाना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि लोग मेन क्लॉज के साथ, मतलब इसके साथ पैसिव लगा दिए, इसके साथ लगा दिए, एक्टिव लगा दिए, ये भी सही होगा, ये भी स्ट्रक्चर होता है। अगला क्या है, दोनों तरफ क्या लगता है, पैसिव वॉइस लगा देते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पैसिव लगाया, ये भी पैसिव लगा दिया। पैसिव क्या होता है, मॉडल वर्ब का, तो हम लोग विल लगाते हैं, बी लगाते हैं, प्लस V3 लगाते हैं, ठीक है? अगला क्या है कि नेगेटिव ठीक है? जैसे नेगेटिव में देख लो, इफ ही डज़ नॉट स्टडी, है ना? ही विल फेल, है ना? यदि आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो क्या आप फेल कर जाओगे? तो वही कॉमा से ऐड करते हैं। तो यहाँ पे भी देखो इसमें नेगेटिव वेरिएशंस ठीक है? ये तो एक्स्ट्रा जोड़ दिया हुआ, हटाते हैं इसको। तो क्या इफ वी
इफ ही डज़ नॉट स्टडी, यदि आप स्टडी नहीं करते हो, तो आप फेल कर जाओगे। तो ये भी भाई नेगेटिव में भी आता है, मतलब ये कहीं न कहीं ये इसका है, इस वाले केस है। तो ये भी होता है, तो नेगेटिव में भी एग्ज़िस्ट कर सकता है, ठीक है? अब क्या हुआ कि भाई यहाँ तक की बात करें तो चलो यहाँ प्रोडक्टिविटी गैप्स आर नॉट, देखो यहाँ पे एड्रेस देखो नहीं सॉल्व किया गया। तो ये पैसिव वॉइस में तो आ गया, लो पहला चल रहा है। पहला वाला जो केस है ये फॉलो कर रहा है, यहाँ से सब्जेक्ट यहाँ तक क्या था मेरा एक्टिव वॉइस में था, ठीक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात की जाए, कहाँ तक किया गया? यहाँ तक किया गया, ठीक है? तो इसके बाद तो भाई विल लगना चाहिए था ना, विल तो है नहीं यार। हुँ? और हमको ये ध्यान रखना चाहिए ना, इज़ लाइकली टू क्या होता है? ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी को ही शो करता है ये। दैट्स व्हाई क्या हो गया, ये कंडीशन फॉलो हो गया। ना विल की जगह पे इसने इस्तेमाल कर लिया इज़ लाइकली टू। इसका मतलब ये क्या होता है, फ्यूचर की संभावना को देखकर दिखाया जाता है कि भाई आप इसको सॉल्व नहीं करते हो ना, तो इज़ अ चांस क्या है फ्यूचर में कि होने की संभावना है। तो मतलब फ्यूचर वाली बात कर रही है। यहाँ पे फ्यूचर की बात करते थे हम लोग, है ना? जैसे संभावना क्या है कि ये इसकी एरिया जो है थोड़ी कम हो जाएगी किसकी तुलना में? मेज़ की तुलना में, राइस की तुलना में। इस तरह से थे। तो यहाँ पे दिया हुआ है नोट क्या है कि विल, शैल, हैव में ये सारे जो होते हैं ना V1 लेता है, ठीक है? तो नोट क्या है कि सेल लगाओ, ये आप इसके बाद ये जो होंगे ना ये फ्यूचर टेंस, इसकी जगह पे आप विल की जगह पे आप सेल लगा सकते हो, है ना? मे लगा सकते हो, कैन लगा सकते हो, इसके अलावा कुड लगा सकते हो ना, इस तरह से आ सकता है। इसके अलावा आप शुड भी लगा सकते हो ना, इस तरह से V1 लगाना पड़ेगा, ठीक है? एंड देन लास्ट क्या है? इंडिया इज़ स्टिल लार्जली डिपेंडेंट ऑन, ये बॉल गार्ड सेकंड कुछ नाम है इस कॉटन का, जो इंडिया काफ़ी इसके ऊपर डिपेंडेंट है अभी, ठीक है? व्हाइल जबकि कंट्रीज़ की बात करें, जैसे ब्राज़ील की बात करें, अब मूव्ड अहेड टू इसमें, ठीक है? इस बताया जाता है मूव्ड अहेड मतलब काफ़ी एडवांस हो चुका है, मतलब इसके पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है। इस वजह से क्या हुआ वो आगे है ना? दिस टेक्नोलॉजी गैप इज़ डायरेक्टली हर्टिंग फार्मर्स प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इससे क्या हो रहा है? इंडिया की दिस टेक्नोलॉजी जो, क्योंकि ब्राज़ील के पास क्या है ना ये कोई टेक्नोलॉजी है जिस वजह से वहाँ पे एडवांस टाइप की टेक्नोलॉजी है, जबकि इंडिया के पास क्या है? इसके ऊपर डिपेंडेंसी देखने को मिलता है। तो ये क्या मतलब ये जो टेक्नोलॉजी का जो गैप है ना, वो क्या कर रहा है? वो कहीं न कहीं फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी को एक तरह से हर्ट कर रहा है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सब्जेक्ट था, ये हमारा एडजेक्टिव रहा, तो ये लो सब्जेक्ट हो गया गैप। ये गैप इज़ डायरेक्टली हर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस हुआ, ठीक है? ये V4 जो है ना, ये इस डायरेक्ट इसकी वर्ब इसकी सब्जेक्ट कौन है? हमारी गैप हो जाती है, जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बोलते हैं, है ना? ये जो गैप है ना, वो कहने के कहीं वो डायरेक्टली मतलब सीधे तौर पे क्या कर रही है? हर्ट कर रही है फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी को एंड प्रॉफिटेबिलिटी को भी कर रही है वो। एज़ अ रिजल्ट जिसके परिणाम क्या देखने को मिल रहा है कि फार्मर्स जो है ना, वो काफ़ी इंक्लाइंड हो रहे हैं किसकी तरफ? उन सारे क्रॉप्स की तरफ। देखो इस क्रॉप्स के बारे में फिर हमने विच लगाया है, तो कहीं न कहीं इस क्रॉप्स के बारे में बात करने वाला है। ये क्रॉप्स देखो यहाँ पे प्लूरल था, तो वर्ब भी प्लूरल लग गया, क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो यहाँ पे भी वर्ब वाला स्ट्रक्चर लगा हुआ है यहाँ पे। तो क्रॉप्स जो कि प्रॉमिस करता है एस्योर्ड इनकम को, एस्योर्ड इनकम तो वही फार्मर्स उसकी तरफ इंक्लाइन कर रहे हैं कि वो क्रॉप्स जो कि फार्मर्स को अच्छे खासे इनकम देती है, उसकी तरफ वो जैसे कि बात करें राइस और मेज़ की तरफ, तो उसकी तरफ वो जा रहे हैं, ना उसकी तरफ झुकाव उनकी जा रही है। ऐसा इन्होंने ये बोला उन्होंने। ये रहा पूरा मेरा, ये शॉर्ट आर्टिकल थे ये, ठीक है? हमने इसमें पूरे किए। तो ये हमको समझ में क्या आया ना कि ये रीडिंग भी चाहिए, थोड़ी स्ट्रक्चर पे काम कर लेते तो मेरे लिए आसान पड़ेगा, है ना? जैसे हम यहाँ देख भी रहे थे कितना लंबा जा रहा था, पर ये कितना लंबा कर दिया, इसने सिंपल सेंटेंस था इंडिया क्या था इंडिया इज़ टर्निंग अवे। अब देखो, यही एकदम सिंपल सेंटेंस था, इसको कितना लंबा कर दिया गया, ये सभी इन्फॉर्मेशन के कारण ऐसा हो गया। तो थोड़ी इसमें स्ट्रक्चर पे थोड़ा कमांड होने से क्या होता है, तो हमको पढ़ने में थोड़ा आसान पड़ता है ना? हम थोड़े ब्रेक करके अच्छे से पढ़ पाएँगे, ऐसा समझ में आएँगे। तो ये हेल्प करने वाला है। तो ये मेरे लिए स्टार्टिंग का था आर्टिकल, आज मैंने इस तरह से किया, सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है शॉर्ट आर्टिकल, तो करते ही रहेंगे। चलो, अच्छा लगे तो भाई बताइए क्या करना होता है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल में मिलते हैं फिर से। गुड नाइट।